अच्छा, आप अगर वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशंस करते हैं या करना सीखना चाहते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह हम किसी भी थीम में या किसी भी प्लगइन में कुछ हमें कस्टमाइजेशन करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, कुछ एडिशंस करनी है, तो हम किस तरह करते हैं, किस तरह वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ से हमें कस्टमाइजेशन करनी है, और किस तरह बगैर किसी प्लगइन को या थीम को उसके कोर कोड को छेड़े बगैर किस तरह हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब कोडिंग के मुझे कोई इस तरह प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें कम्प्लीटली कोडिंग इन्वॉल्व होती है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने किस तरह किया था। इवेंट एस्प्रेसो एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, पेड प्लगइन है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है ये प्लगइन, इवेंट रजिस्ट्रेशन का प्लगइन है, ठीक है। तो उसमें करना ये था कि लेट्स से कि 3 इवेंट्स हैं फॉर एग्जांपल। एक है जी एक लेट्स से कि एक वर्कशॉप कोई अरेंज कर रहा है एसईओ की, एसईओ फॉर बिगनर्स या बिगनर्स एसईओ, एक इवेंट है लेट्स से। दूसरा इवेंट है एसईओ इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट एसईओ, ठीक है। और एक इवेंट है एडवांस एसईओ, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ये थी कि लेट्स से मैं अगर एडवांस एसईओ वर्कशॉप अटेंड करना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे इंटरमीडिएट वाली अटेंड करनी पड़ेगी, और अगर मैं इंटरमीडिएट अटेंड करना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे बिगनर्स वाली करनी पड़ेगी। मतलब मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं स्किप कर दूँ, और मतलब बिगनर्स स्किप कर दूँ, इंटरमीडिएट स्किप कर दूँ और सीधा एडवांस पे चले जाऊँ। एडवांस करनी है तो पहले मुझे इंटरमीडिएट करनी पड़ेगी, इंटरमीडिएट करनी है तो मुझे पहले बिगनर्स वाली वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी या इवेंट अटेंड करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट थी और प्लगइन में इस तरह का फीचर नहीं था। तो प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया, 3 मैंने इवेंट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। ये इवेंट्स का पेज आपको नज़र आ रहा है। टेस्ट इवेंट 2 है, टेस्ट इवेंट है, और ये टेस्ट इवेंट 3 है। मैं डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ तो लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन में ओपन कर लेता हूँ। जब तक ओपन हो रहा है हम लेट्स से आते हैं टेस्ट इवेंट में। ओपन हो गया, मैं इसकी डेटाबेस ये ओपन करता हूँ। ये डेटाबेस ओपन हो गई है और यहाँ पे मैं इवेंट पे भी आ जाता हूँ, ठीक है। मैं जैसे मुझे एक टिकट चाहिए इस इवेंट की, टेस्ट इवेंट, ठीक है। अब मैं इवेंट कार्ड पे जाता हूँ। अब मैं प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ। जी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब इसमें मैं अपना से नाम लिखता हूँ और फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना, जी मैं ईमेल डाल दिया मैंने। ठीक है, और फिर मैं प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शंस करता हूँ। अब लेट्स से यहाँ पे मुझे चेक लगाना था कि जब वो प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शंस करे तो वो पहले चेक करे कि इवेंट वो कौन सा मैं अटेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे तो टेस्ट इवेंट है, ठीक है, ये तो सबसे पहला इवेंट है, ये तो अटेंड करना ही करना है। लेकिन लेट्स से मैं अगर टेस्ट इवेंट 2 अटेंड कर रहा होता तो यहाँ पे मुझे चेक लगाना होता कि भाई आपने पहले टेस्ट इवेंट अटेंड किया है या नहीं किया। वैसे मैं पीछे जाता हूँ और मैं टेस्ट इवेंट 3 को भी कार्ट में ऐड कर देता हूँ। ये तो कैलेंडर ओपन हो गया, तो मैं कार्ट में मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, पहले तो ये देख रहे होंगे कि भाई वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मुझे चेंजेस करनी है, और कोड भी मैं चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा, ठीक है। ये सारा मैं कर चुका हूँ, सो आपको दिखा रहा हूँ कि कोड भी मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया एक ही ट्राई में।
ठीक है, एक ही ट्राई में उसने मुझे पूरा कोड लिख के दे दिया और वो सही काम कर गया। वो आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह लॉजिक बिल्ड की, किस तरह उसको समझाया कि ये चीज़ें हो रही है, फिर एंड में इसको कॉन्टेक्स्ट समझाया कि क्यों कर रहे हैं, और उसने जो कोड लिख के दिया वो फर्स्ट ट्राई में ही वो सही लिख हो गया और बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है और अभी भी इनेबल्ड है। तो अब जैसे कि टेस्ट इवेंट 3 है या टेस्ट इवेंट है, मैं अब करता हूँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ जी, फराज अहमद, और ईमेल में अपना दे देता हूँ फराज द वेब गाय, और यूज़ अटेंडी वन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल अटेंडीज, क्योंकि 2 इवेंट्स में कर रहा हूँ तो दूसरे इवेंट के लिए की भी वो डिटेल्स मांग रहा है, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ। सेम डिटेल यहाँ पे भी आ गई। अच्छा, अब होना क्या चाहिए, मैं न्यू यूज़र हूँ, ठीक है, टेस्ट इवेंट 1 तो मैंने ऐड किया हुआ है, लेकिन साथ साथ टेस्ट इवेंट 3 भी ऐड किया हुआ है। तो मुझे रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको मतलब मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने टेस्ट इवेंट 3 के लिए आप रजिस्टर कर लें, लेकिन टेस्ट इवेंट 2 तो आपने अभी तक अटेंड ही नहीं किया, उसके लिए आप तो रजिस्टर ही नहीं हुए। तो इस तरह कुछ मैसेज आएगा। ठीक है, मैसेज आ गया टू साइन अप। अच्छा, ये मुझे फिर से सबमिट करता हूँ। टू साइन अप फॉर दिस इवेंट टेस्ट इवेंट 3 यू विल फर्स्ट नीड टू साइन अप फॉर टेस्ट इवेंट 2, वी डिडंट फाइंड योर ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद दैट इवेंट। ठीक है, तो मतलब टेस्ट इवेंट 2 के लिए मैं रजिस्टर नहीं हुआ हूँ, तो मुझे वो पहले करना पड़ेगा उस, और वो उसके लिए मुझे पहले टेस्ट इवेंट जो है अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक लॉजिक बनानी थी। अब पेड प्लगइन था, कोड मैंने देखा नहीं था इसका प्लगइन का कभी भी। ठीक है, ये प्लगइन है कहाँ, ये रहा। तो मुझे पहले ही वो जगह ढूंढनी थी, वो एक्शन या वो फ़िल्टर कोई चीज़ ढूंढनी थी कि जिसको मैं यूज़ करते हुए ये एडिशन जो है करूँ। और कोड प्लगइन में मुझे ऐड नहीं करना था, मुझे ऑब्वियसली अपना एक कस्टम प्लगइन बनाना था और उसमें मुझे ये चेंजेस करनी थी। तो जी पहले तो मैं आया इस पे फॉर्म पे, ठीक है, मैंने जी वही इंस्पेक्ट एलिमेंट वाली चीज़ की, ठीक है, और मैंने फिर जो है मैं नेटवर्क टैब पे गया था, ऑल पे, और मैंने इसको क्या था देखने के लिए कि ये कहाँ पे जा रहा है, रिक्वेस्ट क्या जा रही है, मैंने ये देखा था। तो ये मुझे नज़र आया, मेरा नाम जा रहा है और ईमेल जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है फॉर्म को जा रही थी। तो ये क्या है 13 मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ कुछ मुझे नज़र आई कि मैं इससे ढूंढ के जो है फाइंड कर सकता हूँ कि ये चीज़ कोड में कहाँ पे आ रही है। तो फिर मैंने इसको जी कॉपी किया, मैंने फाइंड किया, ये प्लगइन का फोल्डर है, यहाँ पे मैंने जी फाइंड किया कि कहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कहीं ये मिला इस फाइल में, भी शायद ढूंढ रहा है। यहाँ पे मुझे नज़र आया, लेकिन यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये बल्कि प्रोसेस कहाँ कर रहा है फॉर्म। ये जावास्क्रिप्ट फाइल थी, ये भी कमेंटेड कोड है। तो यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर मैंने जी इंस्पेक्ट एलिमेंट फिर से किया, यहाँ पे मैंने फॉर्म देखना शुरू कर दिया, मतलब फॉर्म की जो इनपुट वैल्यूज़ थी वो मैंने देखी। ये फॉर्म की आईडी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, सबमिट बटन जो है वो नज़र आ रहा है, प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शंस है, इसको मैं देखता हूँ कि ये कहाँ पे है।
ये तो नज़र ही नहीं आया कहीं पे। शायद बिल्कुल इस फॉर्मेट में एक फ्रेज़ में शायद नहीं लिखा होगा, इस वजह से वो नहीं आ रहा। तो हम कुछ और सर्च कर लेते हैं। मैंने अटेंडी इंफॉर्मेशन से सर्च करता हूँ। अटेंडी इंफॉर्मेशन से थैंक यू पेज का कोई पेज आया है, उसमें लेकिन ये इनपुट फील्ड है, ये तो लिंक है। ये भी लिंक है। यहाँ पे मुझे नज़र आया प्रोसेस फॉर्म सबमिशन। जी ये क्या है? ये इस फाइल में है। मैं इसमें सर्च करता हूँ कि प्रोसेस फॉर्म सबमिशन किधर है। लेकिन ये तो वेरिएबल लग रहा है मुझे। चलिए वो नीचे आते हैं। चेक फॉर्म सबमिशन का ये प्रोसेस फॉर्म एक्शन। अच्छा जी, मुझे ये फंक्शन नज़र आया यहाँ पे कि प्रोसेस फॉर्म एक्शन हो रहा है यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया था, मैंने जी यहीं पे इसको क्या था, एको 1 एग्जिट। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने डिलीट किया। मैंने फिर से फॉर्म ये सबमिट किया देखने के लिए कि ये एको 1 एग्जिट मतलब यही फंक्शन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, इस तरह मुझे पता चल गया कि यही फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। ठीक है, यहाँ तक मुझे पता मतलब पहुँच गया कि ये फंक्शन यूज़ हो रहा है। अब इसके आगे क्या हो रहा है भाई? उन्होंने कमेंट्स भी बड़ी अजीब सी लिखी हुई थी। ठीक है, अच्छा जी, डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन स्टेप, डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे कुछ एक्शन ये हुक नज़र आया। यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर्स का ये हुक नज़र आया। तो यहाँ पे मुझे नज़र आया कॉल एक्शन ऑफ ऑन करंट सेटअप। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे भी जो है वही एको 1 एग्जिट करके देखा कंफर्म करने के लिए कि यही कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ मैंने की थी कि मैंने यहाँ पे क्योंकि पोस्ट हो रहा है ना ये फॉर्म, तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये की थी कि प्रिंट आर करके इसको एग्ज़िट किया था और फिर से मैंने ये सबमिट किया था। तो यहाँ पे मुझे ये एरे नज़र आ गया। ठीक है, ठीक है, ये एरे की है। अच्छा, इसमें ये 13 क्या है? फिर जी 14 भी है, क्योंकि 2 दफ़ा 2 इवेंट्स हैं तो शायद ये इवेंट्स हैं, क्या हैं ये? ठीक है, तो उसके बाद मैं ये डेटाबेस में गया। ठीक है, मैंने इसकी टेबल्स देखी। ये ESP_ करके टेबल, अब ये ESP अटेंडी मेटा की एक टेबल मुझे नज़र आई। इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने देखा कि 2 ऑलरेडी यूज़र्स पहले यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ये वो यूज़र्स हैं जो मैंने टेस्टिंग करते वक्त जो है वो जब टेस्ट कर रहा था तब मैंने बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखा कि अच्छा यहाँ पे जो यूज़र्स रजिस्टर हो रहे हैं उनका डेटा आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। क्योंकि हमने तो एग्ज़िट कर दिया ना यहाँ पे कोड में, तो ये हमारा जो यूज़र है ना ये रजिस्टर अभी नहीं हुआ है। एग्ज़िट नहीं करते तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता। तो फिलहाल मैंने देखा टेबल में कि अच्छा यहाँ पे जो यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे यूज़र्स आ रहे हैं, इस कॉलम में जी हमारा ईमेल मौजूद है। अच्छा, फिर मैं गया। अच्छा, अब मुझे देखना था कि मैं किस तरह मालूम करूं कि किस इवेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है,
तो फिर मैं नीचे और किया जी, देखा देखा ESP ये रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे और रिकॉर्ड्स थे जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, और ये मुझे 13 और 14 नज़र आया। ठीक है, मैंने कहा यार ये 13 है, यहाँ पे 14 है, तो ये इवेंट यहाँ पे आए। ठीक है, ये इवेंट यहाँ पे आए, और ये इवेंट आईडी है। अच्छा, ये इवेंट आईडी ये कहाँ पे, मतलब इसका नाम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इवेंट है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना टेस्ट इवेंट 3 अगर कोई कर रहा है तो उसको टेस्ट इवेंट 2 रजिस्टर में, मतलब उसको होना पड़ेगा। टेस्ट इवेंट 2 कर रहा है तो टेस्ट इवेंट 1 में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये इवेंट की आईडी तो है, लेकिन नाम हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने पहले तो देखा था कि कोई इसकी भी अलग से टेबल होगी, लेकिन क्योंकि कस्टम पोस्ट टाइप है तो ये था यहाँ पे। इसको मैं सर्च करता हूँ, इवेंट 35। तो आप देखें टेस्ट इवेंट है, एक हमने टेस्ट इवेंट किया था, एक टेस्ट इवेंट 3 किया था। फिर से मैं सर्च करता हूँ दूसरे इवेंट के लिए, 781 है ये, तो उसको मैं करता हूँ 781, ये टेस्ट इवेंट 3। तो मतलब ये इवेंट का नाम हमें मतलब पोस्ट की टेबल से ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है, ये फॉर्म कि मैं यहाँ से वैल्यूज़ लूँगा, और फिर जो ये आईडीज़ होंगी यहाँ से मैं इवेंट आईडी निकालूंगा, उनका नाम देखूंगा कि अगर से भाई टेस्ट इवेंट 3 में रजिस्टर हुआ है, तो फिर मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे इस यूज़र के इस ईमेल एड्रेस के सारे इवेंट्स चेक करने पड़ेंगे जिसमें वो रजिस्टर हुआ है। अच्छा, रजिस्टर का किस तरह पता चलेगा? इसमें RIC आ रहा है, इसमें RPP आ रहा है, इसमें RPP, तो किस तरह पता चलेगा कि भाई कोई यूज़र रजिस्टर हुआ है या उसने बस कार्ट में डाला और चला गया? ठीक है, तो RIC का क्या मतलब है, RPP का क्या मतलब है, RAP का क्या मतलब है, क्या हो गया रहा है? तो पहले तो कोड में मैंने देखा था, कोड से भी मुझे मिला था, लेकिन फिर मैंने इसकी टेबल भी मुझे यहाँ पे नज़र आई थी, ESP स्टेटस। ये कोड में मैंने इनको सर्च किया था तो पता चल गया था कि स्टेटस से और स्टेटस की टेबल से आ रहा है। तो यहाँ से मैंने देखा था कि भाई ये क्या क्या है, RAP क्या है, RIC क्या है। तो RIC मतलब इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट में इनकम्प्लीट है, हमने अभी कंप्लीट किया ही नहीं है। RAP अप्रूव्ड है। ठीक है, RAP जो है वो अप्रूव्ड है। और अगर मैं बैकएंड में आपको दिखाऊं, चलो एंड में मैं दिखाता हूँ कि जो भी अप्रूव्ड जो मतलब रजिस्ट्रेशंस हैं, हमें सिर्फ उनको देखना है। ठीक है, मतलब अगर मैं इस यूज़र के, जो यूज़र अभी रजिस्टर होने की कोशिश कर रहा है, उसके अगर मुझे इवेंट्स चेक करने पास के भाई पास में उसने कितनी मतलब किन किन इवेंट्स में रजिस्टर किया है, तो मुझे स्टेटस ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ तक मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ये स्टेटस चेक करना पड़ेगा RAP। ठीक है, कि इवेंट के पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अटेंडी मेटा की टेबल में जो ईमेल एड्रेस आ रहे हैं लूप चलाऊँगा, सारे ईमेल एड्रेस में चेक करूँगा, वहाँ से इनकी अटेंड आईडी लूँगा। ठीक है, आईडी के बाद में इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में उन आईडीज़ के इवेंट्स जो है वो इवेंट आईडीज़ लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ATT_ID है, यहाँ से मुझे इवेंट आईडी मिलेगी, लेकिन सिर्फ वो रिकॉर्ड्स लेने जिनकी स्टेटस आईडी भी RAP है, मतलब कंप्लीट अप्रूव्ड है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वो सारे इवेंट्स मिल जाएंगे इस यूज़र के जो अप्रूव्ड हैं, जो उसने मतलब कि साइन अप कंप्लीट जिसका किया हुआ है। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि भाई उसके बाद में अगेन जो मुझे EVT_ID या इवेंट आईडी मिलेंगे, वो मैं फिर से इस पोस्ट की टेबल जो है उसमें जाके चेक करूँगा, वहाँ से उनके नाम लूँगा। ठीक है, फिर नाम से मैं चेक करूँगा कि भाई ये इवेंट रजिस्टर कर रहा है यूज़र, तो इससे पहले का जो इवेंट है, जो प्रीरिक्विजिट है, वो उसने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर वो उसको नहीं मिलता रिकॉर्ड्स में तो उसको एरर वो शो कर दे। ठीक है, तो ये सारी एक लॉजिक मैंने जहन में पहले बना रहा था, मैंने लिखा वैसे कुछ भी नहीं था, लेकिन जहन में मैं सारी चीज़ें बना रहा था कि मैं कौन कौन सी टेबल से ये सारी चीज़ें करूँगा, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुझे
कोड में जाकर, कोर प्लगइन में जाकर कुछ चेंज करना पड़ेगा, या मैं जो है वो एक्शन या फिल्टर हुक्स यूज़ करके कर सकता हूँ। ठीक है, तो पर इन एक्शन और फिल्टर हुक्स को भी मैंने इनको भी यूज़ करके देखा था कि कौन सा मुझे यूज़ करना चाहिए। ये मुझे मिला था कि भाई यहाँ पे कंडीशन है प्रोसेस अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर स्टेप, अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो फिर ये सारी प्रोसेसिंग आप करो नीचे। ठीक है, इसको रजिस्टर करवाओ। तो यहाँ इस फ़िल्टर को फिर मैंने यूज़ किया। ठीक है, इस फ़िल्टर को मैंने फिर यूज़ किया, और फिर डिपेंडिंग ऑन के वो यूज़र ने पिछला इवेंट रजिस्टर किया है जो उसको मतलब कि रजिस्टर करना है। अगर बिग एडवांस एसईओ कर रहा है तो उसको इंटरमीडिएट एसईओ, अगर उसने इवेंट रजिस्टर नहीं किया तो उसको एरर आ जाए, लेकिन अगर रजिस्टर किया हुआ है तो वो रिटर्न ट्रू कर दे, और रिटर्न ट्रू कर देगा तो वो फिर रजिस्टर हो जाएगा। तो ये सारी मैंने लॉजिक एक बनाई। ठीक है, कि इस तरह ये चीज़ हो सकती है। और फिर कोड मैंने लिखा था, तो पहले मैंने इस तरह फंक्शन बनाया था। इसमें मैंने एक ऐसे लूप चलाया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने ली थी जो ये रही। ठीक है, और फिर मैंने जो है अटेंडी ईमेल एक्सट्रैक्ट कर ली थी। बस मैंने यहाँ तक ही बनाया था। ठीक है, स्टार्ट मैंने तक यहाँ से किया था कि देखने के लिए कि वाकई जो रजिस्ट्रेशन आईडी ये आ रही है और अटेंडी ईमेल मुझे मिल रहा है। उसके बाद मैंने लॉजिक बनाना शुरू की, और वो लॉजिक फिर मैंने चैट जीपीटी को दी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ चैट जीपीटी को मैंने क्या बोला था। तो जी चैट जीपीटी खुला हुआ है, इसको मैंने ये अब पढ़िएगा कि मैंने इसको किस तरह लॉजिक बताई थी। मैंने पहले कहा आई एम वर्किंग ऑन अ वर्डप्रेस वेबसाइट, आई हैव रिटन दिस फंक्शन। मैंने इतना सा फंक्शन लिखा था सिर्फ। ठीक है, कि मैंने पोस्ट का वो जो वेरिएबल था वो मैंने फैच किया कि फॉर्म सबमिशन में जो भी वैल्यूज़ हैं वो मुझे मिल जाएँ। फिर फॉर ईच लूप चलाया और ईमेल मैंने फैच कर लिया, रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है, इसकी यो की हो गई, ये रजिस्ट्रेशन आईडी थी। ये इस टेबल में जो है कहाँ चली गई, ये रही ये रजिस्ट्रेशन आईडी, और जो ईमेल मैंने इस वेरिएबल में फैच कर दिया। उसके बाद मैंने इसको बताना शुरू किया कि मैं क्या करना क्या चाह रहा हूँ। फिर मैंने कहा इन द फॉर ईच लूप आई वांट टू डू दिस, टेक रजिस्ट्रेशन आईडी, ये रही, एंड चेक इट इन reg_id कॉलम ऑफ द टेबल, ये रही टेबल, और उसको मैंने कहा कि इसमें चेक करें वेयर wp_ इज द प्रीफिक्स। ठीक है, ये टेबल का नाम है, wp_ प्रीफिक्स है। इट कैन बी डिफरेंट फॉर द साइट्स दिस कोड विल बी इंस्टॉल। अभी तो मैं लोकल पे कर रहा हूँ, लेकिन जो लाइव साइट है उसका प्रीफिक्स डिफरेंट होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई हार्ड कोड इसको नहीं करना है। ये हो गया। देन आई वांट टू फैच द EVT_ID। मैंने कहा भाई इवेंट आईडी यहाँ से मुझे चाहिए रजिस्ट्रेशन आईडी से। ठीक है, देन आई वांट टू फैच EVT ID कॉलम फ्रॉम द टेबल वेयर रजिस्ट्रेशन आईडी मैचेस विथ reg_id। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी का वेरिएबल था, ये वाली वैल्यू ये इससे मैच करनी चाहिए, और जब मैच करे तो EVT ID मुझे फैच करके दे दो। एक फर्स्ट स्टेप हो गया। इन द सेकेंड स्टेप आई वांट टू कंपेयर दैट EVT ID जो उसने फैच की है विद द ID कॉलम ऑफ WP पोस्ट टेबल। पोस्ट टेबल हमारा कहाँ पे है, ये रहा। I want to compare the EVT ID with the ID column of the post table. If both values match, I want to fetch post title column from the post table. ठीक है, तो ये 781 लेट्स से वो ये रहा EVT ID, लेट्स से ये मैच हो गया। तो मैंने कहा कि भाई मुझे पोस्ट टाइटल ये फैच करके दे दो। अब उसने फैच करके मुझे पोस्ट टाइटल ले लिया। फिर मैंने कहा कि देन आई वांट टू चेक इफ द पोस्ट टाइटल कंटेन्स दीज नेम्स। तो ये इवेंट थे। ठीक है, ये इवेंट है जिस पे ये चेक लगाना था। अभी तो मैंने सिर्फ हार्ड कोड प्लगइन में कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसको मैं जो है आगे मैं सोच रहा हूँ कि इस प्लगइन को बिल्कुल एक मतलब कि स्टैंड अलोन बनाकर, ये तो क्लाइंट के लिए, लेकिन स्टैंड अलोन बनाकर जो है वो मैं ऑप्शंस दे सकूँ कि भाई आप इवेंट्स चेक कर लें कि ये इवेंट इससे रिलेटेड है, ये इवेंट इससे रिलेटेड है, ताकि दूसरे लोग भी ये यूज़ कर सकें। और मैं सोच रहा हूँ उसको मैं अपलोड भी कर दूँ, लेकिन वो अभी आगे का स्टेप है। तो अभी मैंने इसको बताया कि भाई पोस्ट टाइटल में अगर ये नाम है, अगर नहीं है ठीक है तो कुछ नहीं करो। यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था कि अगर नहीं है तो रिटर्न जो है वो आप फॉल्स कर दो। वो मैंने आगे उसको बोला था कि भाई फॉल्स आप मुझे कर दो। ठीक है, अभी के लिए उसने कुछ भी नहीं किया।
बट इफ़ इट डज डू द फॉलोइंग, अगर ये नाम मिलते हैं पोस्ट टाइटल में तो आप क्या करो, टेक अटेंडी ईमेल जो ये रहा, टेक अटेंडी ईमेल एंड कंपेयर इट विद द कॉलम att_email ऑफ WP-ASP अटेंडी मेटा टेबल। ये वाला, इस टेबल में इसको चेक करो कि इसमें मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, अगर फिर मौजूद है तो फेच ऑल द ATT-ID कॉलम्स फ्रॉम द टेबल वेयर द वैल्यूज आर मैचिंग। अगर मौजूद है तो मतलब ईमेल अगर मौजूद है, ठीक है, ये ईमेल यहाँ पे 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम डिफरेंट है तो उसने 2 रिकॉर्ड्स बना लिए। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि भाई ईमेल किसी भी रिकॉर्ड में नज़र आ रहा है, उन सब की ATT-ID या अटेंडी ID मुझे फैच करके दे दो। ठीक है, तो जैसे ये ईमेल होता तो ये दोनों जो IDs मुझे वो फैच करके दे देता। फैच ऑल द ATT_ID columns from the table where the values are matching, then run a query on WP_ESP registration। अच्छा, ये जो लॉजिक मैं इसको लिख के दे रहा हूँ, पहले तो मैंने एक दिन पूरा मतलब मैं काम भी कर रहा था, मोबाइल पे भी था, लेकिन दिमाग में चल रही थी लॉजिक कि यार इस तरह मैं करूँगा तो इस एक चीज़ यहाँ से आ रही होगी, एक चीज़ यहाँ से आ रही होगी, एक चीज़ यहाँ से आ रही होगी, तो फिर ये चीज़ बन जाएगी। तो वो लॉजिक एक जहन में चल रही थी मेरे। ठीक है, तो फिर मैंने जब बैठा तो मुझे पता था कि क्या करना है और मैंने इसको लिख के दे दिया। अच्छा जी, तो फैच ऑल द ATT_ID कॉलम्स फ्रॉम द टेबल वेयर द वैल्यूज आर मैचिंग। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई अटेंडी IDs की। ठीक है, देन रन अ क्वेरी ऑन WP-ESP रजिस्ट्रेशन टू मैच attendee ID in that table with the attendee ID values we fetched above। तो WP-ESP रजिस्ट्रेशन ये वाली टेबल, उसके बाद मैंने कहा कि जो IDs मिली हैं उसको यहाँ पे सर्च करो और जहाँ पे मिलती हैं और ये चीज़ भी बोली कि स्टेटस ID भी चेक करो। अगर वो RAP है तो अटेंडी ID भी मैच हो गई, स्टेटस ID RAP है तो बस सारे EVT ID आप फैच कर लो। मतलब इससे ये हुआ कि जो इस यूज़र ने जितने भी इवेंट्स में रजिस्टर किया है, पेमेंट की है, अप्रूव हो गया है, उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गई है, वो सारे इवेंट्स फैच करके आ जाओ। तो यहाँ पे फैच करके मुझे वो इवेंट्स मिल गए। देन वी विल कंपेयर ऑल द इवेंट ID वैल्यूज वी फैच विद द ID कॉलम ऑफ WP पोस्ट। फिर मैंने कहा कि भाई अब हम WP पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, कि EVT ID जो वैल्यूज हमें मिली है, इवेंट ID जो वैल्यूज मिली है, उनको हम ID कॉलम जो हमारा पोस्ट का है उससे मैच करेंगे और सारे पोस्ट टाइटल के नाम लेके आ जाएंगे कि उस यूज़र ने जिन इवेंट्स में रजिस्टर किया हुआ। ठीक है, तो वो इवेंट्स हमारे पास आ गए। अब फिर एंड में मैंने इसको बताया कि मैं कर क्यों रहा हूँ, कि यार वो भी कंफ्यूज ना हो जाए कि मुझसे करवा क्या रहा है, कभी उससे डेटा निकाल रहा है, कभी उससे डेटा निकाल रहा है, करना क्या चाह रहा है ये। फिर मैंने इसको बताया कि नाउ आई विल टेल यू व्हाई वी आर डूइंग दिस। द कोड इज़ फॉर एन इवेंट रजिस्ट्रेशन प्लगइन। The requirement is that if someone tries to purchase level 3 इसका, they cannot do so if they haven't purchased level 2. Similarly, if someone tries to purchase level 2, they cannot do so without purchasing level 1. ठीक है, इन सिमिलर केस के मैंने दूसरे इसको इवेंट्स बताया कि भाई वन कैन नॉट बाय टैक्टिकल हैंडगन इवन विदाउट बाइंग एडवांस हैंडगन, एडवांस हैंडगन विदाउट बाइंग इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट विदाउट बाइंग बेसिक हैंडगन। ठीक है, ये इवेंट मतलब इवेंट्स हैं जिसमें वो आपको गन चलाना सिखाते हैं, बस इस तरह मतलब अपनी कोई सेल्फ प्रोटेक्शन करना सिखाते हैं। ठीक है, कि किस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट जो है वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, बेच नहीं रहे, सिर्फ वो सिखा रहे हैं। ठीक है, तो जी तो यहाँ पे भी बताया कि भाई आप टेक्निकल हैंडगन इवेंट रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक आप एडवांस हैंडगन इवेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करते। तो मैंने इसको बता दिया कि क्यों किया हमने। फिर एंड में मैंने इसको बताया, सो एट दी एंड इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू बाय लेट्स से टेक्निकल हैंडगन एंड वी डोंट गेट एडवांस हैंडगन फ्रॉम द पोस्ट टाइटल ऑफ द WP पोस्ट टेबल इन द लास्ट स्टेप, वी विल शो यूजर एन एरर। मैंने इसको बताया कि वो टेक्निकल हैंडगन बाय करने की कोशिश कर रहा है और एडवांस हैंडगन उसने इवेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, हमें पोस्ट टाइटल में नहीं मिलता। ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन में, तो हम उसको एरर दिखाएंगे टू साइन अप फॉर दिस इवेंट नेम दे वांट टू बाय, वी गॉट दैट व्हेन वी फैच द पोस्ट टाइटल फ्रॉम WP पोस्ट टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने उसको बता दिया कि जो इवेंट वो बाय करना चाह रहा है, हमने पहले जो WP पोस्ट टेबल से जो टाइटल फैच किया था वो है।
फिर आगे मैंने मैसेज और उसको बताया कि एरर मैसेज में क्या होगा, यू विल फर्स्ट नीड टू साइन अप फॉर प्री रिक्विजिट इवेंट। ठीक है, वो इवेंट का नाम बताएंगे, भाई ये इवेंट आपको रजिस्टर करना है, फिर ही आप ये कर सकते हैं। ठीक है, वी डिडंट फाइंड योर ईमेल एड्रेस, मैंने बताया कि ये अटेंडी ईमेल जो है ये ईमेल एड्रेस होगा। तो वी डिडंट फाइंड योर ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद दैट इवेंट। तो ये एरर मैसेज आ गया, और मैंने कहा ये कोड है जिससे एरर मैसेज जनरेट होता है। ये यहाँ पे मेरा टाइपो है, लेकिन ChatGPT समझ जाता है। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पहले मैं इससे पूछा भाई कुछ समझ में भी आया कि, या मतलब कि ऊपर से गुजर गया। फिर उसने भाई मुझे बताया कि ये समझ में आया, बिल्कुल उसको समझ में चीज़ आ गई थी अच्छी तरीके से। ठीक है, और अच्छी तरीके से उसे चीज़ आ गई। तो उसने कहा भाई कोड लिखें, मैंने कहा जी प्लीज़ लिखें, और जी उसने ये कोड पूरा लिख के मुझे दे दिया। ठीक है, आगे मैंने एक दो चीज़ें और उससे पूछी थी, फिर एंड में उससे मैंने बोला था कि भाई आप इसको क्या करो, मैंने कहाँ पे लिखा था, इसको बताया कहाँ गया। अच्छा, ये एरर एक आया था, वो मेरी गलती थी जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था। एक्चुअली में इन द कंप्लीट कोड यू जनरेटेड आल्सो वांट टू रिटर्न ट्रू एट द एंड इफ एवरीथिंग इज ओके एंड देयर आर नो एरर्स। तो फिर उसने एक एरर, ये वेरिएबल भी उसने क्रिएट किया, और अगर एरर आ रहा था उसको ट्रू कर रहा है, एरर एंड में नहीं आ रहा तो वो फॉल्स ही रिटर्न हो गया। तो ये जी कोड पूरा उसने जनरेट किया, ये मैंने डाला था इस फंक्शन में। ठीक है, इसको मैंने कमेंट किया था क्योंकि ये सिर्फ लाइव वेबसाइट पे चीज़ें थी, तो लोकल पे मैं टेस्ट कर रहा था। मैंने ये 3 इवेंट्स बनाए थे। ठीक है, तो उससे मैं टेस्ट कर रहा था, तो ये मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, अब मुझे फंक्शन तो बन गया, तो मुझे इसमें उसको इंक्लूड कहाँ पे करना था, मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना था। यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स, जहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर रहा है, उसके बाद चेक करा कि अगर रिटर्न ट्रू है तो आगे प्रोसेसिंग करो, रिटर्न फॉल्स है तो नहीं करो। तो इसको मैंने उठाया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टेप, और आगे जो चीज़ आ रही थी वो ये रही थी, ये थी सी स्टेप के बाद अटेंडी इन्फॉर्मेशन, ये रहा। तो उससे मैंने फ़िल्टर ऐड किया, अपना जी फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने स्टेटस का वेरिएबल दिया, ये फंक्शन उसमें जो है कॉल किया, फिर अगर वो रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स जो भी स्टेटस आ रहा था उसने यहाँ पे दे दिया, और अगर रिटर्न ट्रू आ रहा था तो ये आगे जो है वो इवेंट में हम रजिस्टर हो रहे थे, अगर फॉल्स आ रहा था तो वो हमें एरर दे रहा था, जो अभी आपने देखा था। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एरर आ गया। ठीक है, अब लेट्स से मैं टेस्ट इवेंट 3 को आप समझें कि मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा ईमेल डालता हूँ जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसने ऑलरेडी टेस्ट इवेंट 2 आई बिलीव रजिस्टर कर लिया है। लेट्स से अच्छा, इसने भी नहीं किया है मेरे ख्याल में, मैंने रिकॉर्ड शायद डिलीट कर दिए थे। फिर RAP हाँ, एक ही इवेंट रजिस्टर हुआ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पार्ट में से इस टेस्ट इवेंट 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे टेस्ट इवेंट 2 करना है। इससे पहले मैं पहले टेस्ट इवेंट 1 को रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, अब एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि टेस्ट इवेंट 1 है, पहला इवेंट, तो यही हमें रजिस्टर करना है, तो अब इसमें एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, एरर नहीं आया, पेमेंट हम कर देते हैं। पेमेंट हो गई है, लेकिन पेंडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस टेबल में से ही इसको कर देता हूँ। ठीक है, 35 ये है आई थिंक इवेंट। तो मैं इसको RAP कर देता हूँ। ठीक है,
अप्रूव हो गई, ठीक है। ये तो वैसे बैक एंड में मैं कर रहा था पे जाकर मैनुअली इसको अप्रूव, लेकिन अभी मैंने ऐसे टेबल बैक एंड में लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ। तो जी इवेंट 1 हमारा हो गया। अब हम करते हैं इवेंट 2। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो दिखाने के लिए आपको। अब जो एरर आएगा वो आएगा इवेंट 3 का आएगा, क्योंकि इवेंट 2 तो रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि इवेंट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इवेंट 3 में वो एरर देगा। फिर हम इवेंट 3 रिमूव करके इवेंट 2 करेंगे, उसके बाद इवेंट 3। जैसे हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ। 15 16 इसने 2 रजिस्ट्रेशन और कर दी। इवेंट 2 है, ये इवेंट 3 है। नाम आप कोई भी दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस हम वही दे देते हैं, क्योंकि हम नाम से नहीं चेक करें, हम ईमेल एड्रेस से चेक करें। नाम इंसान का भी कुछ और दे देता है, या ऊपर नीचे कोई टाइपो या स्पेसिंग आ जाती है, तो उस वजह से हम ईमेल से ही चेक करें कि भाई ईमेल एड्रेस अगर रजिस्टर नहीं है किसी इवेंट से, इवेंट के साथ लिंक नहीं है, तो फिर आप वो नहीं कर सकते। तो अलग से अब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, तो उसको टेस्ट इवेंट 3 का एरर देना चाहिए जो उसने दिया, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ फिर से, और मैं टेस्ट इवेंट 3 डिलीट कर देता हूँ, और फिर मैं टेस्ट इवेंट 2 रजिस्टर करता हूँ। आईडी नाम में कोई भी रख देता हूँ, ईमेल में सेम देता हूँ। तो ये भी रजिस्टर हो गया। तो मैं फाइनलाइज कर देता हूँ। ये भी पेंडिंग पेमेंट है। अब इसको मैं बैकएंड से जाकर करता हूँ, क्योंकि मैंने जो डेटाबेस से किया था ना, कुछ इश्यू आ गया था, ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया था यहाँ से, तो फिर आगे रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही थी। ये एडमिन आप ऑब्वियसली लाइव वेबसाइट्स पे जब काम करें तब इस तरह के यूज़र नेम पासवर्ड मत रखिएगा, स्ट्रॉन्ग रखिएगा, जो खैर लोकल के लिए ठीक है। यहाँ पे मैं इवेंट्स में आता हूँ, ट्रांजैक्शंस में जाता हूँ, ये रही ट्रांजैक्शन ये भी लास्ट वाली, और यहाँ पे मैं मैन्युअली पेमेंट ऐड कर देता हूँ, लाइव पेमेंट, और बस यहाँ यही करना है। तो स्टेटस भी ऑटोमेटिकली ये अप्रूव कर देगा। ये RAP हो गया, RAP वो अप्रूव था ना। अच्छा ये हो गया अब हमारा। अब मैं टेस्ट इवेंट 3 जो है करता हूँ। तो अब टेस्ट इवेंट 3 में भी एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि टेस्ट इवेंट 2 भी मैंने रजिस्टर कर लिया है। नाम कोई भी रख लें, क्योंकि हम सिर्फ ईमेल से चेक करा रहे हैं। ईमेल में सेम रख लेता हूँ। अब एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे चला गया, मतलब कोई एरर नहीं था। इवेंट 2 भी आपने रजिस्टर किया हुआ है, इवेंट 1 भी किया हुआ है। तो जी ये सारा काम था, और आपने देखा कि मैंने किस तरह जो है एक लॉजिक बनाई और ChatGPT को बताया कि भाई आपको क्या करना है। ठीक है, इतना सा मैंने लिखा था। ऑब्वियसली दिमाग में ये चीज़ एक दिन पूरा चली मेरे। ठीक है, एक दिन मैंने ये सारी इसकी टेबल्स वगैरह देखी कि भाई कहाँ कहाँ पे डेटा है। ठीक है, पहले तो मैंने ये सर्च किया कि कहाँ से चेंज करना है। ठीक है, ये इत्तेफाक से मुझे फंक्शन नज़र आ गया था, जैसे अभी मैं जो आपके सामने कर रहा था चेक, तो उसी तरह ही मुझे इत्तेफाक से ये नज़र आया था। तो ये नज़र आया था मुझे यहाँ पे, वही मैंने echo 1 करके चेक किया कि भाई यही है।
फिर टेबल्स देखी थी कि भाई टेबल्स में डेटा कहाँ पे है और किस तरह जो है मैं डेटा पिक करके जो है जो काम है मुझे करना है, लॉजिक बनाई, फिर उसको चैट जीपीटी को बताई और फिर उसने मुझे कोड जो एक दफ़ा लिख के दिया वही फर्स्ट टाइम है, इससे पहले नहीं हुआ कभी, लेकिन इस बार जो फर्स्ट टाइम है वो कोड काम कर गया। वो आई थिंक वो इसलिए कि मैंने इसको इतना प्रॉपरली एक एक स्टेप ब्रेक डाउन करके बताया एंड में कॉन्टेक्स्ट भी बताया। तो आप लोग बहुत लोग कहते हैं ना कि एआई जो है वो कोडिंग जॉब्स ले लेगा। आप मुझे बताएं कि एआई को ये चीज़ किस तरह समझ में आएगी कि ये मुझे ये काम करना है। ठीक है, एआई खुद से तो नहीं कर सकता है, तो एक डेवलपर है जिसको पता है कि किस तरह काम कराना है, किस तरह लॉजिक बिल्ड करनी है, किस तरह कहाँ से डेटा लाना है, तो वो डेवलपर प्रॉपर एआई को बताएगा तभी वो कर सकता है, खुद से तो नहीं कर सकता। राइट, आप खुद देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैंने किस तरह काम किया इसमें। इसको मैं मज़ीद ये भी बोल सकता हूँ कि भाई जो कोड लिखा है उसको ऑप्टिमाइज़ कर दो, कि अगर क्वेरीज कम हो सकती हैं, लाइंस कम हो सकती हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी कर सकता है, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा। और उसको मैं देखता हूँ कि इस प्लगइन को लेकर मैं शायद अपलोड कर दूँ वर्डप्रेस पे या इन्वाटो पे। मैं भी सर्च करता हूँ अगर वहाँ पे इवेंट एस्प्रेसो के और प्लगइन्स हैं लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। राइट, तो जी ये सारा दिखाना था कि किस तरह हम फाइंड करते हैं वो पॉइंट, यहाँ से हमें जो है वो चेंजेस करनी होती हैं, जैसा मैंने इस फाइल में इस फंक्शन में फाइंड किया, ये फ़िल्टर मुझे नज़र आया। फिर किस तरह हमें लॉजिक बनानी होती है और किस तरह हम चैट जीपीटी से इजीली वो काम करा सकते हैं। ठीक है, अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो मुझे तो कोड लिखने में, टेस्ट करने में काफ़ी मतलब कि आवर्स लग जाते, लेकिन ये लॉजिक बनने में तो खैर पूरा वो दिन लगा, काम कर रहा था, सोच भी रहा था, जहन में चीज़ें भी चल रही थी। ठीक है, हमारे प्रोग्रामर्स का यही होता है, वो चल ही रही होती हैं चीज़ें जहन में। ये काम जो हुआ था एंड में जब मैंने बैठा था करने, तो ये 20 मिनट में हुआ था सिर्फ। ठीक है, ये 20 मिनट में लिखा था कोड, चैट जीपीटी ने दे दिया, कॉपी पेस्ट किया, काम कर गया। फिर टेस्टिंग में 1 घंटा 1.5 मैंने लगाया प्रॉपर एक एक चीज़ को, सिनेरियो को, तो वो भी सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो ये जी वीडियो थी, आई होप कि इससे आपको काफ़ी मतलब पता चला होगा कि वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशंस अगर हमें करनी है, प्लगइन्स वगैरह एक्सटेंड करने हैं, नई फंक्शनलिटी ऐड करनी है, तो हम किस तरह कर सकते हैं। फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।